नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल ध्रुव डिफेंस अड्डा में। तो आज का टॉपिक है हमारा ध्वनि। हम ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। ध्वनि क्या है, ध्वनि तरंगें क्या हैं, ध्वनि तरंगें कितने प्रकार की होती हैं। तो ध्वनि को सबसे पहले पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा तरंगों के बारे में कि तरंगें क्या होती हैं और तरंगें कितने प्रकार की होती हैं। तो जो तरंगें हमारी तरंगें, ठीक है, तरंगें जो होती हैं वो हमारी दो प्रकार की होती हैं। ध्यान से, एक होती है हमारी यांत्रिक तरंगें। कौन सी? यांत्रिक। दूसरी होती है हमारी आयांत्रिक। आयांत्रिक, ठीक है, आयांत्रिक है ना, समझ गए होगे, आयांत्रिक है ना, आयांत्रिक। अब यांत्रिक तरंगें कौन सी होती हैं, आयांत्रिक तरंगें किन्हें कहते हैं? तो यांत्रिक तरंगें वो तरंगें होती हैं जिन्हें गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी जिन्हें गुजरने के लिए एक रास्ते की आवश्यकता होती है, वो यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। जैसे यांत्रिक तरंगों को गुजरने के लिए कैसे माध्यम की आवश्यकता होती है? जैसे ठोस, द्रव, गैस, इन माध्यमों की आवश्यकता होती है। अब आयांत्रिक कौन सी तरंगें होती हैं? तो आयांत्रिक तरंगें वो तरंगें होती हैं इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये कौन सी तरंगें कहलाती हैं? तो जैसे प्रकाश, जो हमारा प्रकाश आता है उसको गुजरने के लिए क्या किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? नहीं होती है, कहीं भी गुजर जाता है, कहीं भी निकल जाता है। रेडियो तरंगें, जो हमारी रेडियो तरंगें होती हैं उन्हें गुजरने के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होती है? बिल्कुल नहीं होती है। रेडियो तरंगें कौन सी तरंगें? जैसे हमारे जो मोबाइल के नेटवर्क आते हैं, है ना, और डिस्क वगैरह के जो नेटवर्क आते हैं वो रेडियो तरंगें होती हैं। तो इन्हें क्या ज़रूरत पड़ती है क्या किसी माध्यम की? नहीं, कहीं भी आ जाते हैं। तो इन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो आंतरिक तरंगें होती हैं जिन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता हो। ये जो तरंगें हैं वो किसी माध्यम के बिना सुनाई नहीं देंगी, ठीक है। तो यांत्रिक तरंगें कौन सी तरंगें कहलाती हैं? वे तरंगें जिन्हें गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, किसी रास्ते की आवश्यकता होती है। और ये वो तरंगें होती हैं जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम नहीं चाहिए इन्हें, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है इन्हें, ठीक है। आ गया समझ में? अब आगे चलेंगे तो क्या पढ़ेंगे? अब आगे पढ़ेंगे हम क्या कि अब हमने यांत्रिक और आयांत्रिक पढ़ लिया, अब हम यांत्रिक के बारे में पढ़ेंगे। अब यांत्रिक के भी दो भाग होते हैं, आयांत्रिक के कोई भाग नहीं होते हैं। यांत्रिक के दो भाग होते हैं। तो एक होता है हमारा कौन सा भाग? एक होता है अनुप्रस्थ। एक कौन सा होता है? अनुप्रस्थ, ठीक है। एक कौन सा होता है? एक होता है हमारा अनुदैर्ध्य। एक कौन सा होता है? अनुदैर्ध्य, ठीक है। एक कौन सा होता है? अनुदैर्ध्य, ठीक है। तो यांत्रिक तरंगें भी दो प्रकार की होती हैं, एक अनुप्रस्थ, एक अनुदैर्ध्य। अब अनुप्रस्थ तरंगें कौन सी होती हैं? तो वो तरंगें जो इस तरीके से चलती हैं, इस तरीके से चलती हैं, वो अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। अब अनुदैर्ध्य कौन सी तरंगें होती हैं? तो वो तरंगें जो ऐसे सीधे चलती हैं, ठीक है, उन्हें झिकझैक जाने की आवश्यकता नहीं होती, वो सीधे ही चलती हैं ना। तो वो कौन सी तरंगें कहलाती हैं? हमारी अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है अनुप्रस्थ तरंगें किसमें संचारित हो सकती हैं, किसमें गमन कर सकती हैं? तो जो अनुप्रस्थ तरंगें हैं हमारी, वो एक तो ठोस में गुजर सकती हैं, दूसरा किसमें? जल की सतह पर, जल की सतह पर, ओनली जल की सतह पर, है ना, जल की सतह पर। तो जो अनुप्रस्थ तरंगें हैं वह दो माध्यम में गुजर सकती हैं, एक ठोस पर और एक जल की सतह पर। आपने देखा होगा ठोसों में कभी ध्वनि जो है थोड़ी सी कम ज़्यादा आती है। सेम जल के ऊपर आपने देखा होगा कि जो पानी रहता है वो ऐसा ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो ये कौन सी तरंगें होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें, अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगें होती हैं। और जो प्रकाश होता है वो हमारा क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंगें ही होता है, पिछली क्लास में मैंने बताया था। अब आता है अनुदैर्ध्य तरंगें। तो अनुदैर्ध्य तरंगें किस में गमन करती हैं? तो जो अनुदैर्ध्य तरंगें हमारी वो किस में गमन करती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगें जो होंगी हमारी वो ठोस में भी गमन कर जाएंगी, ठीक है, द्रव में भी गमन कर जाएंगी और गैस में भी। तो जो अनुदैर्ध्य तरंगें हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में गमन कर जाती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें वो ठोस में और पानी की सतह पर, मैंने बता दिया पानी की सतह पर, ठीक है। नोट कर लेना ये चीज़ें जो मैं बोल के बता रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ें आप नोट कर लेना। अब हम पढ़ेंगे तरंगों के बारे में, पढ़ लिया हमने, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अब हम पढ़ेंगे ध्वनि के बारे में। तो ध्वनि के बारे में पढ़ते हैं हम। तो ध्वनि क्या होती है? तो किसी भी वस्तु में कंपन जो होता है उसको ध्वनि कहते हैं। किसी भी वस्तु में होने वाले कंपन को ध्वनि कहते हैं, ठीक है। और ध्वनि कैसी तरंगें हैं? देखो ध्यान से,
ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती है। मैंने क्या बताया कि ध्वनि क्या होती है कि किसी भी वस्तु में होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, किसी भी वस्तु में होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है। तो अब ये जो तरंगें होती हैं वो कौन सी तरंगें होती हैं, तो ये जो हमारी तरंगें होती हैं वो होती हैं अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें। तो जो ध्वनि है वो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं और प्रकाश कैसी तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ठीक है, ध्वनि शब्द का प्रयोग केवल उन्हीं तरंगों के लिए किया जाता है जिनकी हमें कानों द्वारा अनुभूति होती है, यानी जिनको हम कानों के द्वारा सुन सकते हैं वो ध्वनि कहलाती है। ठीक है, अब ध्वनि जो है, ध्वनि को आवृत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर, आवृत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला हमारा श्रव्य तरंग है। श्रव्य तरंगें वो तरंगें होती हैं जिन्हें एक सामान्य इंसान सुन सकता है अपने कानों से। तो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की तरंगें इंसान सुन सकता है। आवृत्ति वाली तरंगों को कौन सी तरंगें कहते हैं, ये जो तरंगें कहलाती हैं वो श्रव्य तरंगें कहलाती हैं, इन्हें हमारे कान सुन सकते हैं। ठीक है, अब अश्रव्य तरंग में कौन सी होती हैं, तो 0 से लेके 20 हर्ट्ज तक के बीच की तरंगें अश्रव्य तरंगें कहलाती हैं, अश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। तो ये जो तरंगें हैं वह एक इंसान नहीं सुन सकता है, हम नहीं सुन सकते हैं। तो अब ये तरंगें सुन कौन सकता है, तो हाथी घोड़े इन तरंगों को सुन सकते हैं। कौन सी तरंगों को, अपश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। ठीक है, तीसरा होता है हमारा पराश्रव्य तरंगें। तो पराश्रव्य तरंगें कौन सी तरंगें होती हैं, तो पराश्रव्य तरंगें जो होती हैं वो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की तरंगें, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की तरंगें, यानी हमारी 20,000 हर्ट्ज की जो ऊपर की तरंगें कहलाती हैं वो कौन सी तरंगें कहलाती हैं, पराश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। इन्हें क्या होता है, मानव के कान नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, इन तरंगों को एक मानव नहीं सुन सकता है, लेकिन अब इन्हें सुन कौन सकता है, तो इन्हें बिल्ली, कुत्ता, मच्छर, चमगादड़ इन तरंगों को सुन भी सकता है और उत्पन्न भी कर सकता है। कौन, चमगादड़ जो है इन तरंगों को उत्पन्न भी कर सकता है और इन तरंगों को सुन कौन सकता है, बिल्ली, कुत्ता, मच्छर और चमगादड़ ये सुन सकते हैं, लेकिन चमगादड़ एक ऐसा है जो इसको क्या है कि उत्पन्न भी कर सकता है। ठीक है, गोल्टन की सीटी द्वारा तथा दाब विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, अब चमगादड़ जो होता है वह पराश्रव्य तरंगें कैसे उत्पन्न करता है, तो जब चमगादड़ दिन में उड़ता है तो उसको दिखता तो है नहीं है, तो उसकी आंखें जो हैं एक तरंगों को उत्सर्जित करती हैं। वो तरंगें सामने अगर कोई दीवार होगी उसमें टकरा कर लौट के आ जाती हैं उसकी आंखों तक, तो वह समझ जाता है कि सामने कुछ अवरोध है, तो वहाँ से वो मुड़ जाता है। तो वो तरंगें पराश्रव्य तरंगें ही होती हैं। अब सोनार क्या होता है, तो सोनार एक ऐसी विधि है जो नौचालक जो होते हैं हमारे नाव चलाने वाले, वह किसका, सोनार का यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए करते हैं सोनार का यूज़, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में किसका यूज़ करते हैं, सोनार का यूज़ करते हैं। इसके लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो सोनार जो होता है, क्वेश्चन आता है सोनार का उपयोग कौन करता है, तो नौचालक करते हैं, नाव चलाने वाले, समुद्र में उपयोग किया जाता है सोनार का। क्वेश्चन है सोनार में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सारी चीज़ें कॉपियों में लिखते जाना। तो पराश्रव्य तरंगें संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई नापने में किसका उपयोग किया जाता है, पराश्रव्य तरंगों का। कीमती कपड़े, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों में, ये पुर्जों हैं, पुर्जों को जब साफ़ किया जाता है तो पराश्रव्य तरंगों से ही पुर्जों को साफ़ किया जाता है, क्योंकि इतने छोटे छोटे पुर्जों को हम ब्रश से साफ़ तो कर नहीं सकते, तो उनको पराश्रव्य तरंगों से ही साफ़ किया जाता है। कल कारखानों की चिमनियों को साफ़ करने में, अब कल कारखाने जो होते हैं, चिमनी होती है, उनके अंदर जो धुएं की कालिक जम जाती है, अब इसको साफ़ कैसे करते हैं, तो उनके अंदर पराश्रव्य किरणों को, पराश्रव्य तरंगों को छोड़ा जाता है, जिससे कंपन के कारण सारी कालिक जो है वो नीचे झड़ जाती है। दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, ठीक है, और गठिया रोग के उपचार में किसका उपयोग होता है, पराश्रव्य तरंगों का। क्वेश्चन ये आ चुके हैं पेपरों में बहुत बार। ठीक है, तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है हमने देख लिया है। अब ध्वनि की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, तो ध्वनि की तरंगदैर्घ्य के बारे में पढ़ेंगे हम। तरंगदैर्घ्य
तरंग द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी होती है। तो अब तरंग क्या होता है कि किसी भी तरंग द्वारा तय की गई कम से कम दूरी उसकी तरंगदैर्घ्य कहलाती है, जिसमें ध्वनि रंग की पुनरावृत्ति होती है। जिसमें ध्वनि तरंग जो होती है उसमें क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। कैसे, अब देखो, अब ये चीज़ कैसे होगी, तो वो ऐसे होगी जैसे जो प्रकाश होता था हमारा, प्रकाश, तो प्रकाश में सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती थी, मैंने बताया था। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होती है लाल रंग की, सबसे कम बैगनी। इसलिए लाल रंग को जो खतरे का संकेत होता है, खतरे के संकेत के लिए लाल रंग को यूज़ किया जाता है, जिससे कि वह दूर से दिखे, क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है। ठीक है, उसकी गमन करने की जो क्षमता होती है वो बहुत दूर तक होती है। ठीक है, लेकिन ध्वनि में ऐसा नहीं होता है। ध्वनि में क्या होता है, कम से कम दूरी जो तय कर ले उसको तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है, दूर से दिखता है, यहाँ पे क्या होता है, कम से कम दूरी से वो लौट के ध्वनि आ जाती है, पुनरावृत्ति, उसकी पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति यानी आवाज़ का बार बार आना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो तरंगदैर्घ्य जो तरंगदैर्घ्य को हम ग्रीक अक्षर लैम्डा, ये लैम्डा का साइन है, ये दिख रहा है हमें, ये लैम्डा का साइन है, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। ठीक है, अब तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर होता है, उसको लैम्डा से, ये लैम्डा है, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्वनि की आवृत्ति के बारे में बात करें तो ध्वनि की आवृत्ति जो होती है, आगे चलते हैं। ध्वनि की आवृत्ति जो होती है, कंपन करने वाले किसी कण द्वारा 1 सेकंड के लिए कंपनों की संख्या को उस कण की आवृत्ति कहते हैं। अब आवृत्ति क्या कहते हैं, यानी 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या, यानी 1 सेकंड में उसने जितने कंपन किए होंगे, उसने क्या किए होंगे, जितने कंपन किए होंगे, उसको क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति कैसे कहते हैं, ठीक है, तो कंपन करने वाली किसी कण द्वारा 1 सेकंड में कंपनों की संख्या को उस कण की आवृत्ति कहते हैं। इसे ग्रीक शब्द किससे, न्यू से, ये न्यू का साइन है, ग्रीक शब्द न्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या है, हर्ट्ज। ठीक है, तो आवृत्ति जो है, ध्यान से, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है हमारा, हर्ट्ज। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। जिसका नाम हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने रखा था, इसलिए इनके नाम पर ही जो आवृत्ति है उसका एसआई मात्रक क्या रख दिया गया, हर्ट्ज रख दिया गया। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जो है वो किसने की थी, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जो की थी वो की थी हमारे हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने की थी। अतः 1 हर्ट्ज बराबर, मैं बता चुका हूँ, 1 हर्ट्ज बराबर क्या होता है हमारा, 1 हर्ट्ज बराबर होता है 1 कंपन प्रति सेकंड, यानी 1 कंपन प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 1 कंपन जो होता है वो हर्ट्ज कहलाता है। 1 सेकंड में जो 1 कंपन होता है उसको क्या कहते हैं, हर्ट्ज कहते हैं, 1 कंपन प्रति सेकंड। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो ध्वनि का आवर्तकाल देखेंगे। अब ध्वनि का आवर्तकाल क्या होता है, तो देखेंगे, कंपन करने वाले किसी कण द्वारा 1 कंपन पूरा करने के लिए गए समय को उसका आवर्तकाल कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, आवर्तकाल मतलब टाइम। ठीक है, तो क्या बोला हमने, कंपन करने वाले किसी कण द्वारा 1 कंपन पूरा करने में, यानी किसी के कण द्वारा 1 कंपन कितने समय में पूरा कर रहा है, उसको उस तरंग का क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं, यानी समय कहते हैं। ठीक है, समय का एसआई मात्रक पता ही है, सेकंड होता है। ठीक है, तो आवर्तकाल का एसआई मात्रक क्या होगा, सेकंड होगा। एक तरंग का आवर्तकाल कितना होता है, आवृत्ति का व्युत्क्रम। ठीक है, यानी एक आवर्तकाल बराबर क्या होता है, 1 सेकंड में उसकी आवृत्ति क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। अब आवृत्ति, ठीक है, और इसको प्रदर्शित कैसे कर सकते हैं हम, ऐसे। ठीक है, तो आवृत्ति इज इक्वल टू 1/टाइम। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। ध्वनि की चाल पे अब देखेंगे, ध्वनि की चाल किसमें कितनी रहती है, क्या रहती है ना। तो चलते हैं आगे। ध्वनि की चाल के बारे में हम बात करें तो ध्वनि द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। ठीक है, ध्वनि द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहलाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क हवा में ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ध्यान देना, अब शुष्क हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है,
330 मीटर प्रति सेकंड होती है। कहाँ? हवा में। याद रखना। अब ताप जो होता है, ताप बढ़ाने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। याद रखना, ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये लिखा है ना, दाब परिवर्तन का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हवा की आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। क्या बोला मैंने? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ध्वनि है, ठीक है, अगर ध्वनि है, जैसे मान लो कोई लोहे का एक गुटका है या लोहे की एक पटरी मान लो, ठीक है, उस पर हम ध्वनि प्रवाहित करते हैं। तो ध्वनि प्रवाहित जो हम करेंगे, तो अगर उस पर हम दाब रख दें, दाब का मतलब क्या होता है? हमने ध्वनि प्रवाहित की और उस पर एक वजन रख दिया, बहुत ज़्यादा वजन रख दिया, तो ध्वनि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्वनि जिस गति से जाएगी उसी गति से वहाँ पहुँचेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम ताप बढ़ा दें, उसको गर्म कर दें, ताप बढ़ा दें, तो ध्वनि की जो तीव्रता होगी वो बढ़ जाएगी। तो ताप बढ़ाने पर ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है और दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, और अगर हवा में आर्द्रता बढ़ जाए, नमी बढ़ जाए, तो हवा में जो आर्द्रता बढ़ती है ना, उससे भी चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो हवा में आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठीक है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव में और फिर गैसों में होती है। अगर ध्वनि की चाल की बात करें तो सबसे ज़्यादा ठोस में होगी, फिर किस में होगी? फिर जो होगी वो होगी गैस में होगी, फिर द्रव में होगी और फिर किस में होगी? गैस में होगी। ध्वनि की चाल माध्यम की प्रगति तथा घनत्व पर निर्भर करता है। तो ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रगति और घनत्व पर निर्भर करती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करके चलना। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसकी चाल एवं तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी चाल बदल जाती है और तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब ध्वनि, जैसे ये एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, अगर हम इस माध्यम से इस माध्यम में ध्वनि को प्रवाहित करते हैं तो इसकी चाल बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? चाल, यानी गमन करने की क्षमता बदल जाएगी। ठीक है, और क्या बदल जाएगी? और तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी। इसकी क्या बदल जाएगी? तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी, लेकिन आवृत्ति यानी उसके हर्ट्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब ध्वनि को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवाहित कराते हैं तो उसकी चाल एवं तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मैं बता चुका हूँ। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने अभी बताया था कि दाब, अगर हम किसी भी वस्तु पर दाब बढ़ा दें और ध्वनि को प्रभावित करें तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, किंतु ताप का प्रभाव पड़ता है। मैंने अभी बताया था कि अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो जो उसकी गमन करने की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठीक है, फिर हवा की आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ये चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया था हमारा। ठीक है, माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर वही। ठीक है, वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। क्या? उसकी चाल। अगर हम वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दें तो ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाएगी? क्योंकि ताप का तो ध्वनि की चाल पर प्रभाव पड़ता है, तो ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाएगी? तो ध्वनि की चाल जो बढ़ जाएगी हमारी 0.61 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 0.61 मीटर बढ़ जाएगी। ठीक है, आ गया बात समझ में? अब आगे चलते हैं। आगे चलेंगे। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। मैंने अभी बताया था कि वायु में जितनी ज़्यादा आर्द्रता होगी, जितनी ज़्यादा नमी होगी, ध्वनि की चाल उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है ना? आगे चलते हैं। ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। अब तारत्व क्या होता है? तो देखो, तारत्व का मतलब होता है, तारत्व को ध्यान से देखो। तारत्व का मतलब होता है, तारत्व से कोई भी ध्वनि पतली,
या मोटी सुनाई देती है, पतली या मोटी सुनाई देती है, किससे? तारत्व से। ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे हम। तो किसी भी माध्यम के पिंड तथा ध्वनि की चाल का अनुपात मैक संख्या कहलाती है। यानी ध्वनि की चाल का अनुपात क्या कहलाती है? मैक संख्या। ठीक है। यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल पराध्वनिक, और 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल अति पराध्वनिक कहलाएगी। अगर मैक की जो संख्या है, मैक संख्या जो होती है, अब क्वेश्चन आएगा मैक संख्या किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ध्वनि से। ठीक है। अब एक से अधिक है तो ये क्या कहलाएगी? अगर मैक संख्या 1 से अधिक है तो ये कहलाएगी पराध्वनिक, और 5 से अधिक है तो ये कहलाएगी अति पराध्वनिक कहलाती है। ठीक है। तो जब भी टेस्ट होगा तो अभी इन चीज़ों को मैं पूछूंगा, इनके बाद जो टेस्ट होगा जल्दी से जल्दी। तो ध्वनि की चाल का जो फॉर्मूला होगा हमारा, ठीक है, तो वो होगा हमारा क्या? ध्वनि की चाल बराबर आवृत्ति गुणा तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति गुणा तरंगदैर्घ्य। ठीक है। ध्वनि की चाल बराबर क्या होगा? आवृत्ति गुणा तरंगदैर्घ्य। अब विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, यानी किस किस रास्ते में, किस किस माध्यम में ध्वनि की चाल कितनी होती है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड। हमें याद किस किस में करके चलना है? वायु में। वैसे तो सभी में याद करके चलना है, जो ज़्यादातर पूछा गया है वो बता रहा है। ठीक है। तो वायु में, ठीक है, हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के बाद क्या होता है? लोहा में। तो लोहा में वेरी इंपॉर्टेंट 5130 मीटर प्रति सेकंड किस में होती है? लोहा में। पारा में कितनी होती है? 1450 मीटर प्रति सेकंड। समुद्री जल में 1533, जल में कितनी होती है? 1483 मीटर प्रति सेकंड। भाप में 405 मीटर प्रति सेकंड। कार्बन डाइऑक्साइड में 260 मीटर प्रति सेकंड। और कांच में 5640 मीटर प्रति सेकंड। और एल्यूमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अब ऑप्शन आ जाए ठोस, द्रव और गैस में से, तो सबसे ज़्यादा ठोसों में होती है। सबसे ज़्यादा किस में होती है? ठोसों में ध्वनि की चाल होती है। ठीक है। और सबसे कम किस में होती है? तो वो होती है गैसों में। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, हमें कितनी ध्वनि की तीव्रता की ज़रूरत होती है? कहाँ पे? तो जो हम साधारण बातचीत करते हैं, यानी जो नॉर्मल हम बातचीत करते हैं अपन आपस में, जो बातचीत करते हैं हम लोग, तो ये 30 से 40 डेसिबल में करते हैं। ठीक है। कितने में करते हैं? 30 से 40 डेसिबल में करते हैं। जोर जोर से बातचीत करते हैं तो 50 से 60 डेसिबल में करते हैं। ठीक है। यदि अगर हम 75 से अधिक डेसिबल जो होता है ना, वो सुनेंगे तो उससे हम बहरे हो सकते हैं। ठीक है। ट्रक जो चलता है वो 90 से 100 डेसिबल में चलता है। ऑर्केस्ट्रा 100 डेसिबल में। मोटरसाइकिल 110 डेसिबल में। विद्युत मोटर 110 डेसिबल में। सायरन जो बजता है 110 से लेकर 120 डेसिबल में। जेट विमान जो चलता है 1 से 40 से लेकर 150 डेसिबल में। मशीन गन 170 डेसिबल में। और मिसाइल जो चलती है 180 डेसिबल में। ठीक है। यानी अगर हम 70 से ज़्यादा डेसिबल में कोई चीज़ सुनते हैं, ठीक है, तो हम बहरे हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? बहरे हो सकते हैं। अब अगर हम 140 डेसिबल से ऊपर की कोई चीज़ सुन सकते हैं तो हम पागल भी हो सकते हैं। ठीक है। पागल भी हो सकते हैं, क्योंकि इतनी डेसिबल सुनने की क्षमता हमारे कानों की नहीं होती है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब प्रतिध्वनि के बारे में पढ़ते हैं। प्रतिध्वनि क्या होती है? तो प्रतिध्वनि क्या होती है? प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर। कैसा? प्रतिध्वनि क्या होता है? ध्वनि का किसी सतह से वापस लौटाना क्या कहलाता है? प्रतिध्वनि कहलाती है। तो इसके लिए न्यूनतम दूरी कितनी चाहिए हमें? 17 मीटर दूरी होनी चाहिए। ठीक है, सतह की। कान पर ध्वनि का प्रभाव कब तक रहता है? यानी मैंने आपसे कोई बात बोली तो आप ये सुन रहे हैं, तो इसका प्रभाव कान तक कब तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक। 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, यानी 10 का 1 भाग। ठीक है। 10 का 1 भाग जो सेकंड का होता है, इतना जो प्रभाव रहता है ना कान पे हमारी ध्वनि का होता है। ठीक है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है। अब क्या होता है? रात को सन्नाटा रहता है, अपवर्तन के कारण अब रात को क्या होता है? ध्वनि और अधिक फैलती है। इसके कारण क्या होता है? ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई देती है। ठीक है।
अब क्वेश्चन आता है कि ध्वनि रात को किसके कारण अधिक सुनाई देती है, तो वह देती है अपवर्तन के कारण अधिक सुनाई देती है। चंद्रमा पर वायुमंडल ये ध्यान रखो, चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण ही प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती है। अब चंद्रमा जो है उस पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पे जो है वायुमंडल नहीं है, इसके कारण वहाँ हमें प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती, यानी चंद्रमा पर हमें प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती क्योंकि वायुमंडल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आया चंद्रमा पर होने वाले विस्फोट हमें सुनाई क्यों नहीं देते हैं, तो चंद्रमा पर होने वाले विस्फोट हमें इसलिए सुनाई नहीं देते हैं क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता है, और जब तक वायुमंडल नहीं होगा तब तक हमें कुछ सुनाई नहीं देगा। ठीक है, अब ध्वनि से संबंधित जो भी खोज करी हैं वो किसने करी हैं, तो ध्वनि से संबंधित ज़्यादातर खोज जो करी हैं वो की हैं डॉपलर ने। किसने की है, डॉपलर ने, याद रखना डॉपलर। अगर ध्वनि से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए और वैज्ञानिक का नाम पूछ ले तो ज़्यादातर डॉपलर ही होगा उसका, क्योंकि डॉपलर ने ही ध्वनि से संबंधित चीज़ों की खोज की है। ठीक है, अब डॉपलर प्रभाव क्या होता है, तो डॉपलर प्रभाव किसे बोलते हैं, जैसे डॉपलर प्रभाव के अंतर्गत क्या होता है कि श्रोता और स्रोत के बीच जो अपेक्षित गति होती है, ठीक है, और जो आवृत्ति बदलती रहती है, ठीक है, या आवृत्ति बदलती प्रतीत होती है, उसको डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब डॉपलर प्रभाव मैंने क्या बोला, श्रोता और स्रोत के बीच अपेक्षित जो गति होती है ना, और अपेक्षित गति के कारण क्या होता है, जो आवृत्ति होती है ना वो बदलती रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डॉपलर प्रभाव। कैसे, उदाहरण क्या होगा, जैसे जब हम स्टेशन पर होते हैं, रेलवे स्टेशन पे, तो ट्रेन आती है, उस हॉर्न बजाती है, तो जैसे जैसे ट्रेन नज़दीक आती है वैसे वैसे हॉर्न की आवृत्ति में परिवर्तन होता जाता है, यानी जो हॉर्न है वो हमें बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण सुनाई देता है, और जैसे जैसे ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है तो हॉर्न हमें धीरे धीरे तीक्ष्ण कम होना सुनाई देता है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं डॉपलर प्रभाव। क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव। तो ये जो था वो हमारा ध्वनि चैप्टर था। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ध्वनि चैप्टर। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको रिवीजन कर लेते हैं, और इसका जो टेस्ट होगा वह कल होगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी इस टेस्ट को डालूंगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बताऊं। इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, ध्वनि तरंगें कैसी तरंगें होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। पहली चीज़ ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, श्रव्य तरंगें 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। अपश्रव्य तरंगें 0 से लेके 20 हर्ट्ज तक के बीच की तरंगें। पराश्रव्य तरंगें 20,000 से ऊपर तक की तरंगें। ठीक है, उसके बाद सोनार क्या होता है, सोनार जो होता है समुद्र में डूबी हुई वस्तु की खोज करने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। सोनार में किन तरंगों का प्रयोग होता है, सोनार में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो पराश्रव्य तरंगों का जो प्रयोग होता है हमारा संकेतों में होता है। संकेतों मतलब क्या, संकेतों में होता है। दूसरा, समुद्र की गहराई में होता है। ठीक है, घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में होता है। कल कारखानों की चिमनियों को काले हटाने में होता है। दूध के अंदर जीवाणु को मारने में होता है। और गठिया जो रोग होता है ना, और मस्तिष्क का ट्यूमर होता है, इसका पता लगाने में भी पराश्रव्य किरणों का प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे जब हम ध्वनि तरंग की आवृत्ति की बात करें, तो 1 सेकंड में कंपनों की संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसका ऐसा आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। इसकी खोज रुडोल्फ हर्ट्ज ने करी थी। प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज भी इन्होंने ही की थी। 1 हर्ट्ज बराबर 1 कंपन प्रति सेकंड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो जब हम आगे चलेंगे ध्वनि की तरंग की बात करें तो आवर्तकाल कितना होता है ध्वनि का, ध्वनि का जो आवर्तकाल होता है 1/आवृत्ति। आवर्त बराबर 1/आवृत्ति। ध्वनि की चाल की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस में होती है ध्वनि की चाल, ठोस में, फिर किस में होती है, द्रव में, फिर किस में होती है, गैस में। ठीक है, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। उसके बाद आगे चलते हैं। ध्वनि की चाल का फॉर्मूला क्या होगा, ध्वनि की चाल बराबर आवृत्ति गुणा तरंगदैर्घ्य। ठीक है, उसके बाद मैक संख्या किससे संबंधित है, तो मैक संख्या ध्वनि से संबंधित है। ठीक है, अब दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ताप बढ़ने पर ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ताप का ध्वनि पर प्रभाव पड़ता है,
आर्द्रता या नमी का ध्वनि पर प्रभाव पड़ता है। नमी बढ़ने से ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद ध्वनि की तीव्रता के स्रोत, ठीक है, ये बताई दिया। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी चाहिए, 17 मीटर। कान पर कब तक प्रभाव रहता है, 1/10 सेकेंड तक। ठीक है, उसके बाद ध्वनि के अपवर्तन के कारण ही ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई पड़ती है। चंद्रमंडल में चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण, अनुपस्थिति होने के कारण क्या होता है, प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती है। ठीक है ना, आ गया बात समझ में। ध्वनि से संबंधित नियम किसने दिए थे, डॉपलर ने दिए थे। किसने दिए थे, डॉपलर ने दिए थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। सारी चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट करके चलना। ठीक है, इसका जो टेस्ट होगा वो जल्दी से जल्दी मैं डालूँगा। ठीक है, तो अपने जो टेस्ट है उसके आंसर्स जो हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाएं। ठीक है, और देखें कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आई। आपके सारे के सारे आंसर्स जो होंगे वो सही होंगे अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। धन्यवाद। अगली क्लास जो रहेगी वो रेडियो सक्रियता की रहेगी। ठीक है, धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली क्लास में, सेम जगह। ठीक है, बाय।